वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जंतु में प्रजनन। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। काय के लिए आवश्यक है? उत्तरजीविता के लिए। आप पौधों में प्रजनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। सोचिए, अगर जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में प्रजनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में प्रजनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार प्रजनन करते हैं। पिछली कक्षा में आपने काय के बारे में पढ़ा था? पौधों के प्रजनन के बारे में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? जंतु में प्रजनन पढ़ेंगे। देखिए, जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चे को देखा है? कुछ जंतु के बच्चे के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसे कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और बिल्ली का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतु में भी प्रजनन दो विधियों में होती। कौन कौन सी? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पौधों की तरह जंतु में भी प्रजनन कौन सी दो विधियों में होती है बेटा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। कक्षा 7वीं में आपने पौधों के प्रजनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतु में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलग्न होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रजनन का अध्ययन करें। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होते हैं। वृषण नल युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एवं एक पूंछ होती। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के समान घटक पाए जाते हैं। ये देखिए बेटा, मानव में नर जननांग, ये वृषण दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये जो डायग्राम बना है, ये जो दिख रही है आपको, ये नली, इसको कहते हैं शुक्राणु नलिका। क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु नलिका। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं शिशन। क्या बोलते हैं इसको? शिशन। और ये दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं वृषण। मानव में नर जननांग, ये काय में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ नर में, है ना। ये वाला जो मानव नर जननांग होता है। अब देखो, मानव शुक्राणु दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इसका सिर है, ये मध्य भाग है, ये पूंछ है, और इसको क्या बोलते हैं? मानव शुक्राणु। ध्यान से देख लीजिए डायग्राम, इसको आप लोग बना लेना अपनी नोटबुक में। देखिए, ये दिख रहा है बेटा?
देखिए, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ये दिख रहा है, ये मानव में मादा में होता है। कब में होता है? मादा में होता है। गर्भाशय दिख रहा है आप लोगों को, और ये अंडाशय, ये सिर्फ मादा में होता है और वो सिर्फ पुरुष में होता है ना। ये देखिए बेटा, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। मानव में प्रति मास द्वारा दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंबकर निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। मानव अंडाणु का आपको डायग्राम दिख रहा है? ये क्या होता है? केंद्रक के मानव अंडाणु होता है। निषेचन होता है। देखो, निषेचन के दौरान ये जो शुक्राणु होते हैं बहुत सी मात्रा में हमारे गर्भ में बहुत तेज़ी से आते हैं, लेकिन बहुत से जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर नहीं जाते। बहुत कम ही शुक्राणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ओके, ये देखिए अंडाणु, ये अंडाणु दिख रहा है आपको, इसमें आते हैं, और ये युग्मनज है, संलग्न केंद्र। ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए। दिख रहा है आप लोगों को? ये डायग्राम बनाना है बेटा आप लोगों को, ठीक है? अच्छे से देखिए। हाँ, ये बनाना है अपन को ना, ये डायग्राम आप बना लेना। ओके, समझा रहे हैं हम आपको। क्या समझा रहे हैं? प्रश्न का हम आपको पूरा, देखो कल हमने ये लिखा था। देखिए, सभी पशुओं तथा मानव में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा में डिंब ग्रंथि या अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में क्या होता है? वृषण होता है। स्त्री में क्या होता है बेटा? अंडाशय होता है, और उसी प्रकार नर में क्या होता है? वृषण होता है। वृषण के दो कार्य हैं, शुक्राणुओं का निर्माण और एंड्रोजन का निर्माण। अब आता है बेटा अंडाशय में। देखिए, हाँ, अंडाशय, देखो, फली के आकार के दो छोटे अंग हैं जो महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा हैं। अंडाशय जो है वो फली के आकार के दो छोटे छोटे अंग होते हैं। फली के आकार के दो छोटे छोटे इस टाइप के, ये इस टाइप के दो अंग होते हैं, है ना? ठीक है, किस टाइप के? इस टाइप के दो अंग होते हैं। ओके, एक हिस्से के दो अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक होते हैं। ये गर्भाशय के दोनों तरफ क्या होते हैं? एक एक होते हैं, है ना? एक एक होते हैं। गर्भाशय, अंडाशय पुटियाँ एक ही समय में दोनों अंडाशय को प्रभावित करती हैं, या वे केवल एक को ही प्रभावित कर सकती, या तो एक ही समय में दोनों को प्रभावित करेंगी या किसी एक को प्रभावित करती हैं, है ना? गर्भाशय स्त्री जननांग है। गर्भाशय क्या है? एक स्त्री जननांग है। यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेंटीमीटर मोटी, और इसका वजन क्या होता है? लगभग 35 ग्राम। तथा इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? नाशपाती के आकार के जैसी इसकी आकृति होती है। निषेचन, अब आते हैं अपन निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलग्न है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इससे एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलिप्त हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलग्न निषेचन कहलाता है। देखिए, जब जनन के प्रक्रम का पहला जब एक स्त्री गर्भावस्था धारण करती है तो उसका जो पहला चरण होता है ना बेटा, वो शुक्राणु और अंडाणु का जब शुक्राणु जो होते हैं एक तो बहुत तेज़ी से आते हैं, लेकिन वो एक साथ वो लोग एक साथ प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो कुछ ही अंडाणु में प्रवेश करते। तो जो अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होते हैं? शुक्राणु और
शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या होते हैं, संलेत हो जाते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलग्न होकर एक हो जाते हैं, मतलब दोनों का निषेचन होता है तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर दोनों एक हो जाते हैं। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे वह एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है ना। ये देखिए, क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक विशिष्ट का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। देखो, जब निषेचन होता है तो स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का क्या होता है, संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन सा लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हो। देखिए, जब निषेचन के दौरान जब मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। तो उससे कुछ चीज़ें जो मतलब संतान जो प्राप्त होती है, जो अंदर बनती है, उसमें मम्मी का जो रहता है वो जैसे नाक हो गई या पापा के आँख हो गई, है ना। दोनों में से कोई ना कोई एक लक्षण बच्चे में दिखाई देता है। ना आँख भी मम्मी जैसी दिखेगी तो नाक पापा जैसी दिखेगी, ऐसा लक्षण दिखाई देता है। ठीक है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर। देखो, मनुष्य में भी निषेचन शरीर के अंदर होता है, गाय में भी शरीर के अंदर होता है, कुत्ते में भी शरीर के अंदर, मुर्गी में भी अंदर होता है ना। इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है। क्या आपने परकनली शिशु के विषय में सुना है। परकनली टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। बूझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। किसी की अंडवाहिनी मतलब जो अंडाशय होता है वो ठीक से विकसित नहीं कर पाता, है ना। ऐसी स्त्रियां श्वसन शिशु उत्पन्न करने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। ऐसी जो महिलाएं होती है वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। जब निषेचन होता है तो शुक्राणु जो होते हैं वो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, मतलब जो निषेचन के दौरान जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक, है ना, ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ ऐसे शुक्राणु, अब वो स्त्री तो असमर्थ है ना शिशु उत्पन्न करने में, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं उनको उचित करके मतलब एक साथ रखते हैं, उनको कुछ घंटों के लिए उनके माध्यम में एक साथ रखते हैं, जिसे इन विट्रो निषेचन मतलब शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सकता। इंट्रो विट्रो निषेचन मतलब थोड़ी देर के लिए, इन विट्रो निषेचन। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया। अगर देखो दोनों को रखते हैं साथ में, है ना, उनका मतलब जो भी मतलब किसी का जिसका अंडाणु शुक्राणु होता है उनको साथ में रखते हैं, फिर उसमें निषेचन कराते हैं। किसमें, परकनली में ही। दोनों परकनली में क्या करते हैं, दोनों अंडाणु शुक्राणु का निषेचन कराते हैं। ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है, साथ में तो रखते हैं, अगर उस बीच निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। तो उससे जो भी बनता है उसको कब तक किया जाता है, 1 सप्ताह तक उसको विकसित करते हैं। मतलब जो उससे बेबी बनता है उसको 1 सप्ताह तक विकसित करते हैं, जिसके पश्चात जब वो विकसित हो जाता है 1 हफ्ते तक, है ना, तो उसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित करते हैं। फिर उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान जब वो विकसित हो जाता है, जब निषेचन, अगर दोनों को रखते हैं अंडाणु शुक्राणु को एक साथ रखकर उसका निषेचन कराते हैं, अगर
युग्मन अगर उसका निषेचन हो जाता है और उसमें फिर जो बेबी बनता है उसको 1 हफ्ता तक क्या करते हैं, विकसित करते हैं। उसके पश्चात उसको माता के गर्भाशय में स्थापित करते, मतलब डाल देते हैं। तो माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है। क्या होता है, 9 महीने तक उसका विकास होता रहता है ना। तब शिशु का जन्म सामान्यतः शिशु का जन्म होता है 9 महीने बाद, जैसा बच्चा पैदा होता है वैसे ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता। शिशु का विकास बेटा परकनली में नहीं होता। देखो क्या होता है कि जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं, है ना, जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं तो वो क्या करते हैं, उनका शुक्राणु और अंडाणु, मतलब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जो होता है वो एक साथ रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, जब उन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन निषेचन कराते हैं हम, तो 1 सप्ताह तक क्या करते हैं, मतलब उसको ये करके रख दे, एक साथ रखते हैं ना। तो उसमें लगभग 1 सप्ताह उसको क्या करते हैं, 1 सप्ताह तक विकसित करते हैं। तो 1 सप्ताह में बच्चे को उसी के अंदर क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, वो विकसित हो जाता है तो उसको उसकी माँ के पेट में गर्भ में क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिससे शिशु का क्या होता है, पूर्ण विकास, मतलब शिशु पूरा 9 महीने में पूरा तैयार हो जाता है ना। और फिर वो जन्म लेता है। तो शिशु कैसा, बच्चे के ही तरह जन्म लेता है। तो उसको तकनीक का नाम दिए हैं परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन जो शिशु का विकास होता है वो परकनली में नहीं होता, वो किस में होता है, एक माँ के पेट से ही होता है। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ तकनीक द्वारा नाम है उसका कि परकनली शिशु, लेकिन उसका विकास परकनली में नहीं होता। ये था टेस्ट ट्यूब बेबी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतु में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतु में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाइए कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। देखिए, वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंदगति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहने झरने की ओर जाते हैं। तब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं। तो मादा सैकड़ों अंडे देती है ना। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली के एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। ये देखो बेटा, मेंढक के अंडे दिख रहे हैं आप लोगों को, मेंढक के अंडे ये है ना, मेंढक के अंडे हैं ये। देखिए, मादा जैसे अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशी के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाहर निषेचन कहलाता है। यहाँ मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में होता है। जो जलीय प्राणी होते हैं उसमें बाहर निषेचन होता है, वो तो अंडे दे देते हैं। फिर जो नर होता है उसमें क्या करता है, वो अपने शुक्राणु को छोड़ देता है। तो शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और अंडकोशी के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनका निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे उनका युग्मनज मतलब उनका एक मेंढक का एक बच्चा बन जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं बेटा, बाह्य निषेचन, क्योंकि ये शरीर के बाहर हो रहा है। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर और बाह्य मतलब शरीर के बाहर। आंतरिक किस में होता है, मनुष्य, गाय, है ना, कुत्ते, मुर्गी में बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है। और मछली, स्टारफिश जैसे में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्लियर। देखिए एक बार और, आंतरिक मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी, इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन मतलब जो शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन मतलब जो शरीर के बाहर होता है। जैसे मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी जो जल में हो, मतलब जो जिसमें बाह्य निषेचन होता है
है ना, और आंतरिक मतलब जिसमें अंदर निषेचन होता है। बस इतना ही है। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं सामूहिकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर, देखो भ्रूण बताते हैं हम आपको, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। ये युग्मनज बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये गर्भाशय दिख रहा है आप लोगों को, गर्भाशय है, ये रोपित भ्रूण है ना, ये अंडोत्सर्ग अंडाशय है और ये युग्मनज है, बेबी बन रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है बच्चे, ये देखिए, ये क्या बनता है? सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। देखिए, ये गर्भाशय है, इसमें देखिए बच्चा, भ्रूण का विकास हुआ है इसमें। क्या होगा तो क्या बात? ये देखो, ये गर्भाशय दिख रहा है बेटा, उसमें देखो छोटा सा बेबी दिख रहा है, ये बच्चे का विकास हो रहा है यहाँ पे, है ना। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते? आइए पता लगाइए। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा क्या होता है? बाहर आता है। बाहर निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। डेफिनेशन हो गई। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। डेफिनेशन हो गई, ठीक है। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलापों की सहायता से आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे कि जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकते हैं। देखो, मेंढक, छिपकली, तितली अथवा सुलभ मुर्गी तथा कोय अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडे का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए नहीं
क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजनक जंतु के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु के वयस्क नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतु में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। लार्वा अथवा इल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके। मेंढक इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टेडपोल, वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यहाँ टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। जो वयस्क में वयस्क मतलब बूढ़े इंसान में जो लक्षण पाए जाते हैं वो नवजात शिशु में पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? देखिए मेंढक का जीवन चक्र क्या रहा। ये अंडा, सबसे पहले अंडा रहा है ना। अंडे से क्या हुआ? आरंभी टेडपोल बना, इसका ये बना है ना। फिर इससे आया तो ये क्या बना? बाद का टेडपोल। मतलब पहले अंडा था, फिर ऐसा हुआ है ना। फिर उसके बाद ये आया। फिर जब वयस्क मतलब बूढ़े में हुआ, जब वो किस में आ गया? ये पूरा मेंढक बन गया। ठीक है, दिखा? ध्यान से देखिए, दिखा बेटा? गुड। आपने एक सुंदर सुलभ को कोकून के बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? देखिए, क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कार्यांतरण होता? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना कीजिए। देखिए हाइड्रा दिखा? ये देखिए बेटा, हाइड्रा में मुकुलन दिख रहा है। हाइड्रा है ये। हाइड्रा में मुकुलन अच्छे से देखिए, इसको आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, हाइड्रा ये देखिए। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हैं नए जीव हैं जिन्हें मुकुलन कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनन नए जीव को जन्म देता है, क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। देखिए,
आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से प्रजनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणामस्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। अलैंगिक जनन को देखिए, एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, ये देखो अमीबा में द्विखंडन, ये अमीबा विभाजित केंद्र हुआ, ठीक है, ये 2 खंडों में परिवर्तित हो गया, ठीक है। फिर संतति हुई तो ये 2 खंड होगा इसके, तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को अमीबा में द्विखंडन। क्या है? डॉली की कहानी क्लोन, है ना। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवन को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजनेन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। ये डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी है। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डारसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि में एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने इसका अंडकोशिकी भी एकत्रित की गई। अंडकोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिर डारसेट भेड़ के स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के अंदर को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ था, अतः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डारसेट भेड़ के समरूप थी जिसके केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित न हुआ। डॉली एक फिन डारसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसमें प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। ये डॉली, फिन डारसेट भेड़, है ना, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, और ये क्या है? डॉली। जंतु 2 विविध विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मज एवं मादा युग्मज के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनियां एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर के जननांग वृषण, शुक्राणु नलिका एवं शिशन। अंडाशय मादा युग्मज उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलग्न निषेचन कहलाता है, अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन का आंतरिक निषेचन कहते हैं।
यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते आदि में होता है। बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यहाँ मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कार्यांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रकार अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। देखिए, एक बार आप लोग डायग्राम देख लीजिए और ये डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ये देखिए, मानव में नर जननांग, देखिए इसको आप बना लीजिएगा अपनी डायग्राम में। वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप ये डायग्राम बना सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? फिर देखिए है मानव शुक्राणु। ठीक है, डायग्राम बना लेना आप लोग। ये मानव में मादा जननांग ये बना लीजिएगा आप लोग। ओके, दिख रहा है बेटा? एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ओके, इसको आप लिख लेना। ठीक है बेटा, वृषण है, अंडाशय, गर्भाशय, इसकी पूरी डिटेल्स में है तो आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, अच्छे से दिख रहा ना बेटा? इसको आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में। ओके, वृषण, अंडाशय, गर्भाशय ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अच्छे से देख लीजिए। ओके, देख लिया? ओके गाइस, आज अपनी क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, बाय।